Myself, Dr. M. K. Paliwal, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बच्चों, जैसा हमने पिछली क्लासों में दो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ चुके हैं, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, उसके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो मेन एप्लीकेशन है, आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि इसकी मेन एप्लीकेशन क्या है। फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन, क्रियात्मक समूह का निर्धारण करना ही आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मेन एप्लीकेशन है। और दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है कि दो अगर सेम कंपाउंड है या फिर डिफरेंट कंपाउंड है तो उनको आइडेंटिफाई करना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू कंपाउंड्स, सेम और डिफरेंट जैसे भी हों, उनको आइडेंटिफाई करना जो होता है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन जो है वह एप्लीकेशन है। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लाइट यूज होती है उसका रीजन क्या होता है, तो हम लैम्डा की वैल्यू देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 0.8 माइक्रोन से लेकर 200 माइक्रोमीटर तक जो रेंज होती है वो आईआर रीजन की रीजन होती है। आईआर इंफ्रारेड रीजन का क्षेत्र होता है। अब इनको अपन फिर आईआर को तीन अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, नियर आईआर, मैन आईआर और फार आईआर। नियर आईआर जो होती है वो 0.8 माइक्रोन से लेकर 2.5 माइक्रोन तक होती है, जबकि मैन आईआर जो होती है वो 2.5 से लेकर 15 माइक्रोन तक होती है, और जो फार आईआर होती है वो 15 से लेकर 200 माइक्रोन तक होती है। दूसरा, अगर अपन इसकी फ्रीक्वेंसी लें या वेव नंबर लें सेंटीमीटर इनवर्स में, तो अपन यूँ कह सकते हैं कि जो है 400 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 1300 सेंटीमीटर इनवर्स और 1300 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 665 सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में इस रीजन को अपन बांट सकते हैं। तो जो दो इन मुख्य भागों में बांटा गया है, सामान्यतः ये वाला जो पैरामीटर है वही आईआर में काम में लिया जाता है, या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये वाला ही काम में लिया जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो 4000 से लेकर 1300 सेंटीमीटर इनवर्स तक का होता है वो तो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है, और जो 1300 से लेकर 665 सेंटीमीटर इनवर्स तक का रहता है वो फिंगरप्रिंट रीजन होता है। इसमें अपन कुछ बेंडिंग वगैरह के जो है वाइब्रेशंस देखते हैं। तो अपन ये बात अपन आगे चल के, मैं आपको पहले एक पिक्चर बना रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। अब इसमें अपरेटस के बारे में बात करेंगे कि सोर्स क्या होता है, फिर सैंपल ट्यूब किसकी बनी होती है, मोनोक्रोमेटर क्या होता है, डिटेक्टर कैसा होता है, रिकॉर्डर कैसा होता है। फिर उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस क्या होते हैं कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। यहाँ मैंने एक टेबल के रूप में लिखा है चेंज इन बॉन्ड लेंथ एंड चेंज इन बॉन्ड एंगल। तो इस प्रकार से अपन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन देख सकते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में चेंज इन बॉन्ड लेंथ होता है, जबकि बेंडिंग चेंज इन बॉन्ड एंगल होता है। और ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो भी दो प्रकार की होती है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। बेंडिंग वाइब्रेशन भी दो प्रकार की होती है, इन द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन। अब इन द प्लेन भी दो प्रकार की होती है, सिजरिंग और रॉकिंग, और आउट ऑफ द प्लेन जो होती है वो वैगिंग और ट्विस्टिंग होती है। इसके अलावा एक ब्रीदिंग वाइब्रेशन होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट थोड़ी देर बाद उसको विस्तार से अपन पढ़ते हैं। तो अब अपन बात करते हैं। देखिए, जब किसी भी मॉलिक्यूल को अगर 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर एनर्जी दी जाती है तो उसमें उसके जो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स हैं उनमें चेंज आता है, और उससे अपने को एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जिस टेक्निक से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उस टेक्निक को अपन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्योंकि इसमें आईआर रीजन की लाइट जो होती है वो यूज होती है 0.8 माइक्रोन से 200 माइक्रोन की रेडिएशंस की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। मैंने एक टेबलाइज करके बताया, फिर विस्तार से आपको बता रहा हूँ। 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा के अवशोषण से कंपन ऊर्जा स्तरों में ट्रांजिशन के साथ रोटेशनल एनर्जी लेवल भी चेंज होते हैं।
रोटेशनल एनर्जी लेवल में भी ट्रांजिशन होता है, क्योंकि 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो वाइब्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो रोटेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर अपन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर किसी मॉलिक्यूल को दे दी हमने, तो इसका मतलब अपने 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा तो अपन उसको पहले ही दे चुके हैं। अगर इतनी ऊर्जा दे देते हैं हम, तो वह जो है वह किस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब उसमें रोटेशन के साथ साथ वाइब्रेशन भी संपन्न हो जाते हैं, या वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं। इट मीन्स वाइब्रेशनल ट्रांजिशन अकर्स विद द रोटेशनल ट्रांजिशन। सो जो इसलिए इसका प्योर स्पेक्ट्रम हमारे को कभी भी नहीं मिलता। अब इसलिए जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम होता है वह प्योर स्पेक्ट्रम हम नहीं प्राप्त कर सकते। हमारे को जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम मिलता है। अब देखिए अपन इसकी जो इसका जो एपरेटस होता है या जो इसका वर्किंग होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, उसके बारे में बात करते हैं। मैंने बता रखा है आपको कि उसके मेन पार्ट ये होते हैं, सोर्स होता है, सैंपल होता है, सैंपल ट्यूब होती है, सॉल्वेंट होता है, मोनोक्रोमेटर होता है, डिटेक्टर होता है और रिकॉर्डर होता है। जो सोर्स होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो नियर आईआर और ऑर्डिनरी आईआर में नस्ट ग्लोवर के रूप में काम में लेते हैं। नस्ट ग्लोवर क्या होता है? एक रॉड होती है, जिरकोनियम, सीजियम और थोरियम के ऑक्साइडों की एक मिक्सर्स की एक रॉड होती है। इसको अपन 1500 से 2000 सेंटीग्रेड तक इलेक्ट्रिसिटी द्वारा उसको हीटअप करते हैं। हीटअप करने के बाद वो जो रोड होती है उसका साइज़, चौड़ाई तो होती है 2 mm और उसकी लेंथ होती है 30 mm। इस प्रकार का जो होता है वो नस्ट ग्लोवर होता है और वो नियर आईआर और ऑर्डिनरी आईआर में काम आता है, जबकि फार आईआर में वेल्स बैक लैंप या हाई प्रेशर मर्करी आर्क इसमें काम में आता है। अब देखिए मोनोक्रोमेटर क्या होता है। मोनोक्रोमेटर जो होता है वो 4 धातुओं के हैलाइड की बनी होती है और एक ये घूम सकने वाली प्रिज्म या ग्रेटिंग होती है जो रेडिएशन को उसकी वेवलेंथ या एनर्जी के आधार पर सेपरेट आउट कर देती है। सैंपल ट्यूब होती है, वो एल्कली अर्थ मेटल जो होते हैं उनकी बनी होती है, एल्कली मेटल्स की, जैसे NaCl KBr की बनी होती है। सॉल्वेंट जो इसमें यूज़ होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ होते हैं, जैसे CH2 है, CHCl3 है, CCl4 है, बेंजीन है। CHCl3 वैसे थोड़ा सा पोलर होता है, परंतु इसको ऑलमोस्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट ही मानते हैं। सॉलिड में जो है वो NaCl या KBr के रूप में यूज़ करते हैं। मैं सॉलिड सॉल्वेंट इसलिए कह रहा हूँ कि जो IR का apparatus बना होता है उसमें आप सॉलिड सैंपल भी डाल सकते हो या सॉलिड मिक्सचर भी डाल सकते हो। तो IR और KBr जो है वो IR रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। इसका मतलब जिस कंपाउंड के साथ आपने NaCl और Br की टैबलेट बनाई है, हमारे पास उस कंपाउंड का ही स्पेक्ट्रा आता है। होता क्या है इसमें, बेसिकली हमारे पास मान लो कोई सॉलिड कम सैंपल है, उसको अपन क्या करते हैं NaCl और मान लो उसका अमाउंट कम है तो हम अपन क्या करते हैं NaCl और KBr के साथ मिला के उसकी एक टैबलेट बना लेते हैं। उसकी एक टैबलेट बनाने के बाद वो टैबलेट डायरेक्ट इसमें रखी जा सकती है और उसका अपने को स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाता है। फिर डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर जो होता है वो थर्मोपाइल या बोलोमीटर होता है, उसको अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर रिकॉर्डर होता है। तो रिकॉर्डर जो होता है वह आजकल तो कंप्यूटर जुड़ा होता है, तो कंप्यूटर में अपने पास उसका रिकॉर्ड ग्राफ जो होता है वो आ जाता है और उसको प्रिंटर से अपन प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट आती है कि IR स्पेक्ट्रम अपन किन किन कंपाउंड्स का प्राप्त कर सकते हैं या IR स्पेक्ट्रम प्राप्त होने के लिए कंडीशंस क्या है। देखिए पहली कंडीशन तो ये है कि हमारी जो रेडिएशन है और जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, या वाइब्रेशन और रेडिएशन की एनर्जी सेम होनी चाहिए। एनर्जी कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, वेव नंबर कह सकते हो, ये सारी एक ही बात है। एक बात क्यों है? क्योंकि आप जानते हो E=hν होता है। इसका मतलब E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी न्यू, और न्यू जो होता है वो c/λ होता है। क्या होता है? c/λ। इसका मतलब वेवलेंथ के तो जो न्यू है वो
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू बार होता है। तो इसका मतलब E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू बार। इसलिए आप ये कोई भी यहाँ पर वैल्यू ले सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली और फॉरमोस्ट जो कंडीशंस है IR स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए या IR एक्टिव होने के लिए, कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइब्रेशन जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है और जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। दूसरा जो है इसकी जो कंडीशन है वो है कि किसी भी वाइब्रेशन के, किसी भी मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के दौरान उसके जो है डाइपोल मोमेंट में चेंज आना चाहिए, या तो उसके चार्ज में चेंज आना चाहिए या उसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना चाहिए। तो उसमें कोई आपको चेंज आना आवश्यक है। तो उस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइब्रेशन देयर शुड बी चेंज इन डाइपोल मोमेंट दैट कैन बी इन चार्ज और दैट कैन बी इन डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं, उनकी बात करते हैं कि कौन से IR एक्टिव होंगे और कौन से IR एक्टिव नहीं होंगे। देखिए H2 है, N2 है, O2 है। ड्यूरिंग द वाइब्रेशन जो है इनका जो म्यू है वो 0 है, इसका मतलब ये IR इनएक्टिव होंगे। CO2 जो है उसकी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग तो जो होती है उसका तो जो म्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है, पर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में एक बॉन्ड बढ़ जाता है और एक बॉन्ड छोटा हो जाता है। तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होता। तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है वो IR एक्टिव होगी, और जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है CO2 की वो इनएक्टिव होंगे। अब ऐसे जैसे HCl है, H2O है, NO2 है, इनका वाइब्रेशन के दौरान या ड्यूरिंग द वाइब्रेशन इनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, सो ये IR एक्टिव होंगे। अब नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, देखिए नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन मैंने बता दिया कि 2 प्रकार के होते हैं, बेंडिंग और स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। तो अपन पहले बात करते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। A normal mode of vibration defined as a molecular motion in which all the atoms in molecule vibrate with same frequency and all the atom passes through their equilibrium positions simultaneously। तो अगर ऐसा होता है, क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल जो होता है उसके सारे एटम जो है वह सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करें और इक्विलिब्रियम पोजीशन से वह जो दोनों तरफ सेम डिस्टेंस में पे जाएं और सेम फ्रीक्वेंसी से जाएं और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहाँ से गुजरें। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बहुपरमाणु अणु की कंपन की सामान्य विधा की गति वह अवस्था है जिसमें प्रत्येक परमाणु अपनी इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था से इधर उधर सरल आवर्ती गति करता हो तथा एक ही आवर्ती से और समान कला में गतिमान रहता हो, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज में मोशन कर रहा हो। जैसे पेंडुलम मोशन करता है, पेंडुलम एक तरफ गया सेंटर में आया और दूसरी तरफ उतना गया, फिर पेंडुलम जो है वो अपने सेंटर में आया और दूसरी तरफ उतना ही चला जाता है। इस प्रकार का जो मोशन होता है वो क्या कहलाता है, सेम फेज और सेम फ्रीक्वेंसी का कहलाता है। अब देखिए अपन नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया है, डेफिनेशन मैंने दे दी, और इनको फंडामेंटल वाइब्रेशंस भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है, मैंने बताया आपको। और बेंडिंग में क्या होता है, बॉन्ड एंगल में चेंज होता है। जब बॉन्ड एंगल में अपन चेंज देखते हैं तो हमारे को क्या रखना चाहिए, पेपर का प्लेन अपने को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन हर जगह से देखें, एक जगह से अपने को देखना चाहिए कि वास्तव में ये बॉन्ड एंगल में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिए अपन बात करते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में देखिए CH2 मैंने बॉन्ड दिखाया है, इसमें दोनों जो हैं CH बॉन्ड हैं वो दोनों एक साथ बाहर जाते हैं या दोनों एक साथ अंदर आते हैं, यानी कि इनकी बंध लंबाई जो है या तो बढ़ती है या फिर घटती है। इस प्रकार की जो स्ट्रेचिंग होती है वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहलाता है। दूसरा प्रकार का जो है वो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, उसमें CH2 बॉन्ड दिखाया हुआ है। देखिए
एक CH बॉन्ड अंदर आ रहा है तो दूसरा CH बॉन्ड बाहर जा रहा है, यानी कि एक CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम हो रही है तो दूसरे की बढ़ रही है। आपको ये दिख रहा होगा। इसी प्रकार से अपन ये कहें कि अगर एक बॉन्ड छोटा हो रहा है तो दूसरा बॉन्ड जो है वो बढ़ रहा होता है। तो इनमें क्या होता है, एक CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग होती है, दूसरे CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग होती है। तो इनकी बॉन्ड लेंथ जो है अलग अलग होने के कारण से इस प्रकार की जो स्ट्रेचिंग होती है वो एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहलाती है। अब दूसरा है बेंडिंग प्रकार का। बेंडिंग में बॉन्ड एंगल में चेंज आता है। तो बेंडिंग में दो प्रकार के मोशंस होते हैं या वाइब्रेशन होते हैं, वो है इन द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन। इन द प्लेन में जो होते हैं वो हमेशा एक ही फेज प्लेन में होते हैं। अब जो दो होते हैं इन द प्लेन वाले वो रॉकिंग और सिजरिंग, और आउट ऑफ द प्लेन वाले होते हैं ट्विस्टिंग और वैगिंग। याद रखने के लिए आप मानिए जो अल्फ़ाबेट पहले आते हैं वो इन द प्लेन है, जो अल्फ़ाबेट बाद में आते हैं वो क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है। जैसे RSTUVW, तो RS तो आगे पहले और T और W आगे बाद में। अब देखिए रॉकिंग जो है, रॉकिंग प्रकार का जो वाइब्रेशन है वो होता है पेंडुलम जैसा। अब आप देखिए इन दोनों के बीच में मत देखिए बॉन्ड एंगल, आप बॉन्ड कार्बन के थ्रू देखिए। कार्बन के थ्रू बॉन्ड एंगल देखेंगे ऐसे तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा तो यहाँ से बॉन्ड एंगल अभी जो है H का 90 बना हुआ है, फिर जो है वो H का कम हो जाएगा, फिर वापस जो है दूसरी पोजीशन ये हो जाती है। तो देखिए यहाँ से जो बॉन्ड एंगल है वो देखिए बॉन्ड एंगल चेंज हो गया इन बिटवीन। फिर देखिए यहाँ से बॉन्ड एंगल देखिए अब ये चेंज हो गया, ये वाला जो है ये हो गया बॉन्ड एंगल। तो इस प्रकार से बॉन्ड एंगल को देखा जा सकता है। दूसरा है सिजरिंग, कैंची नुमा। जैसे कैंची चलती है तो आप कैंची के दोनों जो पल्ले होते हैं उनके बीच में से न देखिए, आप यहाँ से देखिए बॉन्ड एंगल, ये न देखें बॉन्ड एंगल, ये देखें। तो बॉन्ड एंगल देखिए यहाँ से ये चेंज हो रहा है, फिर ये चेंज हो रहा है, फिर ऐसा चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार का जो बॉन्ड एंगल में चेंज होता है वो सिजरिंग टाइप का मोशंस कहलाता है। फिर ट्विस्टिंग जो है वो ट्विस्टिंग देखिए एक प्लेन में ये तो जो है ऊपर जा रहा है और ये तो ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, दोनों फिर प्लेन में आ गए, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, तो इस प्रकार ट्विस्ट कर जाता है। तो इस प्रकार की जो वाइब्रेशन होती है, बेंडिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है वो इस तरह का होता है। फिर आता है वैगिंग टाइप का। वैगिंग मतलब बंदर की तरह झूलने वाला जो होता है वो वैगिंग प्रकार का मोशन होता है। तो वैगिंग जो होता है वो ये होता है कि जैसे लटका हुआ होता है, नीचे की तरफ होता है पूरी बॉडी और छलांग मार के ऊपर की तरफ चला गया। जैसे मान लो ऊपर की तरफ है, ठीक है, फिर ये जो है वो नीचे की प्लस माइनस से दिखाया मैंने, ये प्लस प्लस माइनस है, ये फिर ये प्लस प्लस है, ये फिर दोनों क्या है माइनस माइनस है। तो इस प्रकार का जो वाइब्रेशन होता है वो वैगिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है। तो इस प्रकार से नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं। अब अपन जो नेक्स्ट बात करेंगे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की बात करेंगे, या वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।